लोग कहते हैं कि भाई हमें धोखा मिला, हमें धोखा मिला। तो कौन है जो धोखा दे रहे हैं? कौन है? हम ही लोग हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम ही लोग। क्योंकि अगर उनको बचपन से रिश्तों के मायने ही नहीं पता चलेंगे तो वो अपने हिसाब से रिश्ते इवॉल्व किए, उनको लगा कि यही है, धोखा दे लो, फायदा कर लो, मैं इंजॉय कर लेता हूँ, मैं इंजॉय कर लेता हूँ, ऐसी चीजें समझ ली उन्होंने। बचपन से किसी ने नहीं समझाया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जो भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को पालना सिर्फ अपने लिए नहीं है, सिर्फ उनकी खुशी के लिए नहीं है, ओवरऑल ऑल हम एक सोसाइटी में इंसान भेज रहे हैं और शेप कर रहे हैं। इनमें से कोई रेपिस्ट भी बन रहा है भाई। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका कलामंच प्रेजेंट्स लाइफोलॉजी के नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। हाँ, लालन पोषण क्या होता है, मतलब बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है, या फिर उनके बीच के में जो रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, अमृत भाई का। उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। तो अमृत भाई, स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। बहुत शुक्रिया नितिन भाई बुलाने के लिए। तो जैसे कि आम सवाल, हाँ, पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग क्या है यार नितिन भाई? जैसे किसी भी चीज़ को पालना, पोषना, उसको पोसना, बड़ा करना पेरेंटिंग है मेरे नज़र में। जैसे कि इवन मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि गमले में पौधे लगाते हैं हम, उसको भी पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। वो एक किस्म की पेरेंटिंग है। सिर्फ बच्चों को पालना ही नहीं है, आजकल वो पेट्स को पालना भी बहुत ट्रेंडिंग है। तो कोई भी जीव जो अपने बलबूते पे आत्मनिर्भर नहीं है, हम उसको केयर करते हैं, हम उसको बड़े होने में, उसको नरिश होने में, ग्रो होने में हेल्प करते हैं। मेरे ख्याल से तो वो वो एक पेरेंटिंग पेरेंटिंग है। है। बिल्कुल। ओके। तो जैसे कि हम एक जो टाइम पीरियड था पहले का, जैसे हम बोलते हैं यशोदा मैया, राइट, हम्म। उन्होंने उसको पैदा नहीं किया बट उसकी लालन पोषण किया था, हम्म। कृष्ण जी का। हम्म। तो आज के टाइम में भी क्या ये सही है कि उसको भी हम पेरेंटिंग बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं पैदा करना जरूरी है, तो क्या ये एक पेरेंटिंग है वो, कि जो ग्रो करना है, किसी बच्चे को बड़ा करना है, वो पेरेंटिंग है? नहीं नहीं यार, पैदा करना कहीं से भी पेरेंटिंग में नहीं आता मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मेरा एक पुराना शेर, एक थॉट भी था कि जो लावारिस हैं वो भी पैदा हुए होंगे, हम्म। जन्म देने भर से कोई माँ नहीं होता। कि यार आप जन्म देने से एक आपको बायोलॉजिकली एक ट्रेड मिल सकता है कि आप माँ हैं, या जो फादर है उसमें इन्वॉल्व है वो फादर है। लेकिन पेरेंटिंग टर्म इज अ डिफरेंट, कि आप जो पाल रहा है, जो उसकी केयर कर रहा है, जो उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लेके जा रहा है, साथ में जो चलना सिखा रहा है, दौड़ना सिखा रहा है, बोलना सिखा रहा है, वो रियल पेरेंट है। सिर्फ जन्म देना कहीं से भी नहीं होता पेरेंटिंग। करेक्ट। और पेरेंटिंग में सबसे, ठीक है, पैदा करना तो एक अलग चीज़ हो गई, और उसके आगे जब लालन पोषण होता है, जब उसको ग्रो करते हैं हम लोग, बच्चे को एक बचपने से बड़े तक लेके आते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब जो हमारे माता पिता हैं हम्म। वो दोनों जॉब करते हैं, हम्म। और जो वो वक्त कैसे दें, उनके लिए वक्त कैसे निकालें? ये आजकल की दुनिया में तो बहुत मतलब बर्निंग क्वेश्चन है यार। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मैक्सिममली भी लड़कियां, पहले एक दौर था कि लड़कियों को समझा जाता था कि भाई काम नहीं करना है, नहीं करना, बट अभी गर्ल्स आर ऑल्सो सेल्फ डिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, वो जॉब कर रही हैं, तो लाइफ आ रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये थोड़ी सुनने में अटपटी लग सकती है, थोड़ा ऐसा ईगोइस्टिक साउंड करता है, बट इट्स अ फैक्ट। जैसे मेरी माँ आज भी मेरे लिए खाना बनाती है, वो मेरी शादी नहीं होगी अभी, खैर है अलग बात है वो। तो मेरी माँ आज भी मेरे लिए खाना बनाती है, तो वो ऐसे मुझे बोलेगी, कह रहे यार तुम्हारे लिए भी खाना बनाना पड़ता है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने मुझे पैदा किया है, और ये चक्र है। हम्म। कल को जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसके लिए काम करूँगा। तो मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ह्यूमंस ने जब सोसाइटी बनाई, सिविलाइज हुए, तो उन्होंने एक पूरी व्यवस्था बनाई कि हमारी जो पीढ़ी है या हमारी जो नस्ल है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो स्ट्रक्चर्स बनाए। अब वो स्ट्रक्चर में फ्लॉ जो यहाँ पे आके ये हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का एक ट्रेंड चल गया है। लोग करेक्ट। अपने पेरेंट्स को भूलने लगे हैं। जब हम जाके दूसरे शहरों में सेटल हो जाते हैं, बड़े शहरों में, जो छोटे शहरों से खास करके लोग जॉब कर रहे होते हैं बड़े शहरों में जाके, तो वो जो अब छोटे बच्चे, जो उनके जो दादा दादी हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको भूल जाते हैं, उनको वहीं छोड़ देते हैं। ये गलत चीज़ है। इसका सिर्फ और सिर्फ उपाय यही है कि उनको भी अपने साथ फैमिली में इनकॉर्पोरेट करो। जैसे मैं आपको अपनी फैमिली का एग्जांपल देता हूँ कि मेरे मॉम डैड साथ में रहते हैं, मेरा भाई है, भाभी है, उनके 2 ट्विन्स हैं। अब भाभी मेरी बैंक में है,
आपको पता है बैंक का जॉब कितना प्रेशराइज होता है, यस कितना प्रेशर वाला जॉब होता है, और वो ब्रांच मैनेजर भी रह चुकी हैं, तो ऑब्वियसली उनको जॉब पे जाना पड़ता था। कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, ऐसा भी वक्त होता था। अभी एक एग्जांपल, उन दोनों की ट्रांसफ़र मुंबई हो गई है, हम लोग सब यहाँ बैठे पुणे में। मेरी माँ वो बच्चों को सँभाल ली, 6 साल के हो गए, उनका अटैचमेंट भी हो गया है। तो ये जहाँ भी फैमिली में मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं, वहाँ पे दादा-दादी या दूसरे जो जॉइंट फैमिली के बाकी लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और फिर वो लोग वहाँ पे काम आते हैं। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का, इसको तो पहले तोड़ो, क्योंकि ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है, बच्चों को फिर नैनी के बेस पे छोड़ देते हैं हाँ पलने के लिए, कि अगर इनिशियल वे में थोड़ा बहुत उसको केयर कर भी लिए 2 ढाई 3 साल तक, तो उसके बाद ये होता है कि चलो स्कूल चले जाएंगे, 2-3 बजे तक स्कूल से आ जाएंगे, फिर कोई आया के पास है, नैनी के पास है, फिर इधर ट्यूशन भेज दिया, वो भेज दिया। तो जो उनको ज्ञान या गाइडेंस या थॉट्स पेरेंट्स से मिलने चाहिए, वो नहीं मिलता। और दूसरा, जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अब आप कहोगे कि भाई तो वो तो अगर दादी रहेगी तो भी माँ बाप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आ तो फिर वो रात को 10 बजे रहे। ये सवाल उठ सकता है मन में। हम्म लेकिन ठीक है, माँ से नहीं होगा, लेकिन दादी से तो होगा। वो ममता को तो समझेगा, तो वो उसको फिर रिफ्लेक्ट कर सकता है अपनी माँ के साथ भी। लेकिन अगर उसने वो फीलिंग ही नहीं करी, क्योंकि कोई भी नैनी होगी या कोई भी आया होगी तो वो वो तो अपना जॉब की काम तरह करेगी, यस, करेगी, एज जॉब एन की तरह करेगी। एम्प्लॉयर। कोई भी आदमी कितना भी जॉब कर ले, कितना भी इमोशनल हो रहा है, वो काम की तरह करता है, काम को ओन नहीं करता। तो मेरे नज़र में भाई, ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, दोनों लोग जॉब कर रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया बेस्ट सोल्यूशन यही है, या तो आप शिफ्ट वाइज काम कर लो, कि भाई एक पेरेंट घर पे हो, अगर इनके पास वो फैमिली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं, कई लोग होते हैं फैमिली ही नहीं है, क्या करेंगे, सही बात है। एक्सपायर हो चुके हैं, नहीं है साथ में, तो शिफ्ट वाइज जॉब का ढूंढो, टाइमिंग कम करो। यार, लाख रुपए की जगह अगर आप 80,000 रुपये भी कमाओगे, लेकिन आपके बच्चे अगर अच्छी शिक्षा पाएंगे, आपके बच्चे अगर अच्छे तरीके से बड़े होंगे, एक अच्छे माहौल में पलेंगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है वो वर्थ है। तो आप वहाँ पे कॉम्पनसेट कर सकते हो, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए। जैसे कि आपने बोला कि न्यूक्लियर फैमिली नहीं करनी चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए आपने, राइट? कि टाइम बच्चा नैनी के भरोसे पलेगा। तो क्या अगर इसका एक दूसरा, जो हमने जॉइंट फैमिली की बात करी, क्या उसका जो एक बेनिफिट ये भी हो सकता है कि जो उसकी परवरिश है, हम जो संस्कार बोलते हैं, तो उसमें भी उसकी फ़ायदा होगा कि जब हम लोग, हमारे बड़े जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं हमारे फैमिली के, और भी जैसे चाचा, ताऊ जी, वो भी अगर हमारे साथ रह रहे हैं, तो जो संस्कार हमें न्यूक्लियर फैमिली में रहते मिलेंगे, शायद वो शायद बढ़ जाएँ। मैं थोड़ा उल्टा सोचता हूँ इस बारे में भाई, ओके। कि ये जो संस्कार वंस्कार वाली बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स बातें हैं, और ये इलॉजिकल बातें हैं। कोई संस्कार नहीं मिलेगा बच्चों को, बेकार थॉट है। तू मुझे एक बात बता कि तू लाइफ को तू नॉर्मल पढ़ रहा है, एक अच्छी फैमिली में, मदर हाउसवाइफ थी या कैसे थी जॉब करती? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ थी, तो मतलब पूरा टाइम मिला होगा माँ का। हुँ, फादर भी जॉब के बाद घर आ जाते थे, हुँ। फैमिली है, जॉइंट फैमिली है कैसी है तेरी? नहीं, पापा, मम्मी, दादी। दादी है, ठीक है। क्या तेरी सोच और तेरे पिताजी की सोच सेम है लाइफ को लेके? नहीं। ये सबसे बड़ा, हम ना इतने ज़्यादा चीज़ों से अटैच्ड रहते हैं ना, स्वार्थ हमारा, हुँ, संस्कार फालतू चीज़ें लेके आते हैं। संस्कार से हमारा मतलब होता है ना कि हम जो सोचते हैं, वैसी सोच होनी चाहिए। नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर 20 साल के बाद दुनिया बदल रही है। अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, दुनिया के मायने बदल रहे हैं। अब मेरी माँ या मेरे पिताजी चाहेंगे कि जिस तरह की लाइफ वो जीते थे, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे करियर में हो, उस तरह की लाइफ मैं नहीं जी सकता ना। मेरी सोच बदल गई, तो मेरी सोच बदली तो मेरे आने वाले बच्चों की भी बदलेगी। करेक्ट है। संस्कार नहीं मिलेंगे, सेम चीज़ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। उनको रिश्तों के मायने समझ आएँगे। या उनको ये समझ में आएगा इम्पोर्टेंट, कि ह्यूमैनिटी क्या होती है। इंसानियत। उनको ये समझ में आएगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है। हुँ, उनको ये समझ में आएगा कि एक फैमिली इन्वायरमेंट क्या होता है। वो बढ़ेंगे, पलेंगे, जब स्कूल जाएँगे, बाहर के एटमॉस्फेयर में जाएँगे, तो उनकी सोच अपने हिसाब से ही डेवलप होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बार पूजा करते हो तो वो भी करे, नहीं हुँ। करेगा। लेकिन एक समझ पाएगा कि अच्छा, पूजा भी होती है या ये भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आज मेरी माँ साड़ी पहनती है,
तो जो मेरी भतीजी है वो कल साड़ी पहनेगी क्या साड़ी? नहीं पहनेगी। कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी क्या, वो बिल्कुल नहीं पहनेगी ही पहनेगी नहीं यार। क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है पुणे अभी। मुंबई में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं आज आज 10 साल बाद को तो इमेजिन कर सकता है कि 10 साल बाद कोई कॉलेज में साड़ी पहनेगा? तो वो संस्कार नहीं मिलने वाले उसको कि भाई माँ ऐसी रहती है पूरा ढक के रहती रहेगी। वो उसी तरीके के कपड़े पहनेंगे जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग होंगे, लेकिन वो मायने समझेगी। एक अटैचमेंट हुआ उसका दादी के साथ, वो ये समझे कि ह्यूमन वैल्यूज क्या है। वो शायद, मेरा ऐसा मानना है कि वो शायद किसी को धोखा नहीं देगी। वो बचपन से समझ रही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या हर्ट कैसे होता है, मेरी दादी नाराज कैसे होती है, ये सब जो ह्यूमन वैल्यूज है वो इनकॉर्पोरेट होंगे उसमें। करेक्ट। वो और वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर हम रिश्तों के मायने या फिर लोगों से जुड़ने के मायने अगर हमें नहीं पता तो शायद उनको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगे। बिल्कुल, एक बेसिक चीज़ हम नहीं समझ पाते हैं ना कि हम जैसे एक रिलेशनशिप वाले एपिसोड में भी मैंने बात की थी आपसे कि लोग कहते हैं कि भाई हमें धोखा मिला, तो कौन है जो धोखा दे रहे हैं? कौन है? हम ही लोग हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम ही लोग। अब वो क्यों धोखा दे रहे हैं? क्योंकि अगर उनको बचपन से रिश्तों के मायने ही नहीं पता चलेंगे तो वो अपने हिसाब से रिश्ते इवॉल्व किए, उनको लगा कि यही है, धोखा दे लो, फ़ायदा कर लो, मैं एन्जॉय कर लेता हूँ, ऐसी चीज़ें समझ ली उन्होंने। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में अगर 2 बच्चे हैं, तो वो सिर्फ़ हमारे बच्चे नहीं हैं। वो कल एक मैच्योर एडल्ट होके सोसाइटी में जा रहे हैं। करेक्ट। मतलब हम कल की पूरी सोसाइटी को शेप कर सकते हैं। हमारे हाथ में सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल ज़ीरो से मिल रहे हैं हमें। हम उनकी पूरी थॉट, पूरा सोच, उनका पूरा नेचर एक तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उन पे एक्सटर्नल इफ़ेक्ट भी होगा, लेकिन जो बेस बनाएँगे वो कहीं न कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कि वो इम्पैक्ट भी उसके अराउंड होगा। तो वो बच्चे कल को सोसाइटी में जा रहे हैं, वो कल को डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई राइटर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा। अब वो तो प्रोफ़ेशन हो गया, उसका कंडक्ट कैसा होगा? वो गरीबों से कैसा बिहेव कर रहा है? अपने से निचले तबके के साथ कैसा बिहेव कर रहा है? वो जानवरों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है? ये ओवरऑल तब सोसाइटी को दिखेगा कि अरे यार वो देख वो बंदा गाड़ी कैसे चला, उसने एक्सीडेंट कर दिया, रैश ड्राइविंग। उसने रैश ड्राइविंग इसलिए की शायद क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिला। बचपन से किसी ने नहीं समझाया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि बच्चों को पालना सिर्फ़ अपने लिए नहीं है, सिर्फ़ उनकी खुशी के लिए नहीं है। ओवरऑल ऑल हम एक सोसाइटी में इंसान भेज रहे हैं और शेप कर रहे हैं। इनमें से कोई रेपिस्ट भी बन रहा है भाई, सिर्फ़ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे। इनमें से ही कोई साइको किलर भी बन रहा है, जो लोगों को काट रहा है। करेक्ट। कैसे बन रहा है? वो चीज़ जो समझनी चीज़ चाहिए। हमने उनको ट्रांसफ़र करी, हमारी सोच जो या तो हमने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, या वैसे बच्चे कई बार ऐसा देखा जाता है। ये एक फैक्ट है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जितने भी जो साइको किलर्स हुए हैं, उनका जब बैकग्राउंड एनालाइज़ किया जाता है कि क्यों साइको किलर बने, तो बहुत हद तक उनकी पेरेंट्स के बीच का झगड़ा मिलता है। किसी के बाप ने माँ को मार दिया, वो चीज़ें मिलती हैं। या फैमिली एनवायरनमेंट में पता चलता है कि बहुत झगड़े होते थे, तो वहाँ से वो थॉट प्रोसेस उनका चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें हम नोटिस नहीं करते, और कल जब हम बड़े लाइफ में बोलते हैं, अरे यार वो तो ऐसा। भाई, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि कैक्टस बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं कि भाई यहाँ चुभ गया काँटा, अरे तुमने कहीं और बोया था, वो किसी और को चुभा। यहाँ जो तुम्हें चुभा वो किसी और ने बोया था, तुमने भी तो कैक्टस ही बोए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि जो छोटे बच्चे हैं वो कल बड़े होने वाले हैं, और वो आप शेप कर सकते हो अभी आपके बिल्कुल, हाथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसा आपने बोला कि जब हम शेप कर रहे हैं उनको, कोई चीज़ उनको मोल्ड कर रहे हैं, है ना? तो उन पे एक्सटर्नल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बिल्कुल। तो जो हम उनको कंपेयर भी करते हैं, इस चीज़ में हम कंपेयर करते हैं, अरे देखो यार, वो बच्चा ऐसा कर रहा है, उसने इतने नंबर ले आए, ये इस चीज़ में बहुत आगे है। तो क्या ये कंपैरिज़न करना सही है? लाइफ में क्या है ना नितिन भाई, कि लाइफ हमेशा ना एक पतली रस्सी पे चलती है। उस रस्सी का एक तरफ सही होता है, एक तरफ गलत होता है। हमको एकदम बिल्कुल पतली रस्सी पे मैनेज करना पड़ता है, लाइफ का कोई भी हिस्सा हो। यहाँ भी वही चीज़ आती है। कई लोग ऐसा राय ऐसी ऐसी राय रखते हैं कि कंपैरिज़न करना ही नहीं चाहिए। ऐसे थोड़ी ज़िंदगी चलती है यार। अगर आप किसी से कंपैरिज़न ही नहीं करोगे तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगा? आप अगर एग्ज़ाम्पल्स ही नहीं दोगे तो समझिए कैसे कैसे इम्प्रूव करना है।
सपोज मेरा बच्चा आज चेस खेलता है, तो मैं जब तक ये नहीं बोलूँगा कि देख मैग्नस कार्लसन कैसा खेलता है बेटा, या क्रिकेट खेलता है, मैं नहीं बोलूँगा विराट कोहली कैसा खेलता है। कंपैरिजन ही नहीं करेगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी उसमें? इम्प्रूव कैसे होगा? इम्प्रूवमेंट को हमेशा कंपैरिजन की ज़रूरत होती है। आप लाइफ में कोई भी चीज़, इवन साइंटिफिक चीज़ है कि हर चीज़ रेफरेंस ऑफ फ्रेम होता है ना भाई। हम कहते हैं कि भाई हम अभी स्टैटिक हैं, चाँद के रेफरेंस में मूव कर रहे हैं, क्योंकि पूरा अर्थ ही मूव कर रहा है। दुनिया में हर चीज़ कॉम्पिटिटिव है, हर चीज़ रेफरेंस है। अब फ़र्क ये आता है कि वो कॉम्पिटिटिवनेस जगाने के लिए जो कंपैरिजन है वो कैसा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई गुप्ता जी का बेटा 90% लाया, तू 60% लाया, आपने उसको पीट दिया। करेक्ट। यार उसकी साइकोलॉजी में जाओ, उसके वो मार्क्स कम क्यों आए हैं वो समझो, उसके क्या एक्सटर्नल इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको उसकी जगह पे जाके रख के खुद को समझना पड़ेगा उन चीज़ों को। बिल्कुल। कंपैरिजंस होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यार क्या ही पेरेंटिंग में बोलता है कि संस्कार नहीं मिलेंगे, बोलता है कंपैरिजन होने चाहिए, बट ये फैक्ट है। लेकिन क्या होता है ना नितिन भाई, प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, महात्मा दिखाने के लिए कुछ इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लाइफ आइडियलिज्म में नहीं चलती है। लाइफ इसमें नहीं चलती है कि आदर्शवादी समाज में क्या होना चाहिए। लाइफ इस पे चलती है कि आज की सोसाइटी में जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है, इसमें हम कैसे बेहतर करें, इसमें क्या होना चाहिए। तो कंपैरिजंस होने चाहिए, कंपैरिजंस अपने बच्चों के बीच में भी होने चाहिए, लेकिन कंपैरिजंस का टोन कैसा है वो इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि उसको देखा गया, ऐसा नहीं बेटा वो इतने नंबर ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला पा रहे, क्या दिक्कत, समझाओ, उसके लेवल पे जाओ, उसके अंदर वो भावना जगाओ, जेलेसी मत जगाओ। कॉम्पिटिटिवनेस, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन कि मुझे उससे आगे निकलना है, उसको गिरा के आगे नहीं निकलना है, उससे आगे निकलना है। कंपैरिजन होने चाहिए भाई, मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बट बढ़ने मेन ये कि तरीका क्या है। अभी तरीका क्या आपने बात बोली कि जब कंपैरिजन कर रहे हो, अगर वो बच्चा कहीं गिर गया हो या फिर उस किसी दूसरे बच्चे से कम नंबर आए हो, जब आप उसको डांट रहे हो, समझा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि उसको चाटा मार दो, राइट? तो वो किस तरीके से अगर आप बताओगे? मारना तो कभी नहीं चाहिए यार। मतलब मारना इज बहुत लास्ट स्टेप है, और आजकल तो खैर बहुत कम भी हो गया। हम लोगों ने तो बहुत मार खाई है भाई, पता नहीं तेरा तो नहीं पता, बट मैं बहुत मार खाई अपनी माँ से। मैं था भी सेम शैतान, सेम। मतलब डंडे वंडे, लिटरली डंडे टूटे मेरे ऊपर, मतलब डंडे पाइप से मार खाया हमने, तार से। तेरा बनता भी है लेकिन लेकिन मैंने फिर भी खाई है, मैंने भी खाई है मार। तो मैं भी बचपन में बहुत शैतान था, बट ठीक है, वो उनका अपना तरीका था पेरेंटिंग का। बट मैं अपनी माँ का ही पर्टिकुलर बात बताता हूँ जो मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती थी, जो चीज़ मैंने हमेशा कैरी फॉरवर्ड करी। हालांकि उसमें से मार मैंने निकाल दिया, बट वो मारने के बाद भी क्या करती थी कि मारने के बाद मार दिया, ठीक है, पीट दिया, वो गुस्सा है, खराब बात है, बट है, ठीक है, अलग अलग नेचर होता है। गुस्से में पीट दिया, उसके थोड़ी देर के बाद वो तुमको लेके जाएगी और फिर तुमको वही चीज़ फिर प्यार से समझाएगी कि क्यों मारा, इसलिए मारना पड़ता है तुमको, ऐसा करते ही क्यों। तो वो जो मार है ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा वो समझाना इम्पैक्ट करता है। तो अभी क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर जाते हैं। हम बच्चों को क्यों मारते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। हाँ, है ना? हमको लगता है कि हम इनको ओवर पावर कर सकते हैं, हम इनको डरा सकते हैं, धमका करेक्ट। सकते हैं कि ये नहीं करेगा, मारो, ठीक। तो बोलते ये डर के मारे करेगा। हम ये भूल जाते हैं कि हम उनसे मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रांग है यार। छोटे बिल्कुल। बच्चे हैं, अगर 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, उनके जो मेंटल कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। करेक्ट। तो मेंटली मैनिपुलेट करो ना उनको। और अगर आप एक छोटे बच्चे को भी, अपने बच्चे को मैनिपुलेट भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करो, ज़ू में एक अर्जी दो, बोलो भाई मेरे को भी एक पिंजरा दे दो, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ। इंसान दिमाग हो का ना उपयोग यार। नहीं कर पा रहे हम। आप एक छोटे बच्चे को मैनिपुलेट करो कि उसको कैसे उस चीज़ के लिए कन्वर्ट करें, उसको समझाओ। और अगर आप उसको भी कन्विंस नहीं कर पा रहे हो अपने बच्चे को, मतलब ही नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, अभी तो 6 साल के हो गए। अभी कल 1 वीक पहले का किस्सा सुनो। तो छोटा जो मेरा भतीजा है, तो उसकी आदत थी, वो हमेशा धमकी देता था कि मैं कूद जाऊँगा बालकनी से। और लोग उसकी बात मान लेते थे, अरे कहीं कूद ना जाए, ठीक है, इसको टीवी दे दो, इसको ये खिलौना दो, ठीक। तो मैं एक दिन गया, मैंने देखा खिड़की से, खिड़की बंद थी, मतलब वो खिड़की से गिर नहीं सकता, जाली लगी, फिर भी पैर वैर निकाल के बोल रहा है कूद जाएंगे, ये कर दो, वो कर दो। सब लोग बोल रहे हैं देखो
सन्नी समझाओ उसको, सन्नी मेरे घर का नाम बोले, सन्नी समझाओ उसको। मैं कहा रुको, मैं कहा इधर आ, कूदना है? बोलता हाँ। मैं कहा उधर नहीं गिरेगा, चल आ बालकनी से कूद। तो दौड़ के आया बालकनी की तरफ गया, मेरी माँ घबरा गई, अरे तुम ऐसे बोलो सच में गिर जाएगा। मैंने कहा चुप रहो, देखने दो, मैंने लिया ना, जाने दो। फिर बालकनी का दरवाज़ा नहीं खुला था, मैं दरवाज़ा खोला, मैं ले गया उसको। तो हमारे 3rd फ्लोर पे रहते हैं, गहराई देखी। मैंने कहा कूदना है? बोलता हाँ। तो मैंने उसको ऐसे उठाया और उल्टा कर दिया। मैंने कहा गिरे कूदेगा? फिर उसने पकड़ लिया मेरे को, बोलता नहीं नहीं काका, नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। मैं कहा नहीं, गिर कूदना है ना। तो उसको गहराई दिखी, वो डराता था, फिर उसको डर दिखा। फिर मैं उसको उठा के अपने कमरे में ले गया, वहाँ नहीं छोड़ा मैंने। अगर वहाँ छोड़ देता ना, तो उसके मन में हमेशा के लिए मेरे प्रति डर बैठ जाता कि ये बंदा आएगा मेरे को फेंक देगा। तो मैं उसको फिर कमरे में लेके आया। मैं बोला बेटा तुमको फेंकेंगे कभी हम? बोला नहीं। उसको ये बात मैंने समझाई कि मैं तुमको कभी नहीं फेंकूंगा, कभी गिरने नहीं दूंगा, लेकिन जो तुम कर रहे थे, अगर उसमें तुम्हारा पाँव फिसल गया, कभी तुम सच में गिर गए, तो कोई बचाने जाने में तक गिर जाओगे। वो अंदाजा हुआ तुमको कि गहराई कितनी? बोला हाँ। मैंने कहा वो पता चला चोट कितनी लग सकती है? बोला हाँ। मैंने कहा फिर कभी करो? बोला नहीं, अब नहीं करता। तो दिस इज द वे कि अब मैनिपुलेट कैसे करना है, कितना करना है, ये सेंस आपको लेना पड़ेगा। कब उनको डांटना है, कब उल्टा करना है, उल्टा करके वहीं नहीं छोड़ देना है, फिर उसको समझा के वो चीज़ कन्विंस करनी है। तो मारना हमेशा ही गलत है, उसकी कोई नियत नौबत आनी नहीं चाहिए। वो नौबत तब आएगी जो मदर इंडिया फिल्म अगर आपने देखी हो कि वो सुनील दत्त को एंड में गोली मार देती है, डाकू बन गया तो दूसरी लड़कियां उठा लिया, वैसे नौबत आ गई तो गोली मारो। अदरवाइज बच्चों को मारने की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। मेंटली आप इतने स्ट्रांग होते हो कि आप उनसे मैनिपुलेट करके कोई भी काम उनसे उनकी बेहतरी के लिए करवा सकते हो। अभी आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, इसमें ना एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से भी निकलता है, जैसे आपने उसको डराया, ठीक है, और आपने उसको समझाया भी, बट आप डरा के अगर आप छोड़ देते तो आपसे तो डरता ही, बट जिस दिन वो डर खत्म हो जाता तो शायद वो कोई भी काम कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। डर के साथ यही दिक्कत है कि अगर मैं उसको बोल दूं कि उस दरवाजे के पीछे भेड़िया रहता है, उधर मत जाना, तो जिस उसके एक तो क्यूरोसिटी रहेगी उसके मन में कि ये सच में भेड़िया है, डर है, डर है। जाएगा जाएगा वो 10 दिन एक दिन जाके देख लेगा, जिस दिन देख लिया भेड़िया नहीं है, फिर आप कुछ भी कर लो। एक तो उसका ये डर मिट गया भेड़िया नहीं है, दूसरा आपस से विश्वास भी हट गया कि ये तो कुछ भी बोलता है, ये भेड़िया और है शायद ही आप फिर आप सच भी बोलोगे तो फिर वो नहीं नहीं मानेगा। मानेगा। तो बच्चों को पालना ना एक्चुअली देखो तो बहुत डिफिकल्ट है, देखो तो बहुत सिंपल है। आपको उनके साथ खेलना है, उनकी भलाई के लिए, अपनी मजे के लिए नहीं खेलना। मैंने बोला ये ना इम्पोर्टेंट है। कि आपको खेलना है, लेकिन अपने जैसे बहुत लोग ऐसे खेलते हैं। अब मुझे 10 बजे टीवी सीरियल देखना है, बच्चा सो नहीं रहा, उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसको डरा रहा हूँ कुछ भी करके कि तू सो जा, क्योंकि मुझे टीवी सीरियल देखना है। ये गलत है, इंटेंशन गलत है, वो नहीं होना चाहिए। कि आपको उनको मैनिपुलेट अपने फायदे के लिए नहीं करना है कि अरे आज मेरी पार्टी है यार, जाना है, ये चलो परेशान कर रहा है, इसको कैसे पार्टी में ले जाए कन्विंस करके, इसको ये नहीं करना। मैनिपुलेशन हमेशा आपको उसके भले के लिए करना है कि उसके लिए क्या बेहतर है, वो जो गलतियां कर रहा है वो ना करे, अच्छी चीज़ हो जाए, वो ज़रूरी चीज़ और है। यहाँ पे जैसे आपने बोला मैनिपुलेट कर रहे हो तो अपने भलाई के लिए ना करो, तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है कि जब वक्त देना है उनको, तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने वक्त के हिसाब से उनको वक्त देते हैं, राइट? कि यार ठीक है, चलो यार मैं बोर हो के आया हूँ या फिर ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, तो आज उसके बाद थोड़ा सा वक्त बिता लेता हूँ। और जब मैं फ्री हूँ तो शायद मैं अपना ऑफिस से आया, टीवी ऑन कर लिया या फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया या फिर जो अपने पार्टनर है उससे बात कर रहा था, उसका टाइम पास किया। बट उस समय फिर बच्चे याद नहीं आते, अधिकतर ये चीज़ें मैंने देखी हैं। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि यार उसको जब नीड है, शायद उस समय हमें उसके पास होना चाहिए। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जानवरों के बारे में भी कहता हूँ, क्योंकि जानवरों से मुझे बहुत लगाव है, छोटे बच्चों के बारे में भी, कि उनसे नहीं खेलना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए। बहुत फर्क है कि एक आप उसको खिलाड़ी समझ के साथ में खेल रहे हो, एक आप उसको खिलौना समझ के खेल रहे हो। फिर जानवरों को भी लोग कहते हैं ना, ए ले ले बिस्किट बिस्किट, अरे यार उसको खाने के लिए उछला क्यों रहे हो? तुमको कोई बोले ये ले रोटी रोटी, उछल उछल के खाओ, कैसा लगेगा? अरे दे दो यार, उसके बाद उसके साथ खेलो, अब उछलो, वो जानवर खेलेगा आपके साथ। बच्चे भी वैसे ही है। और हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं नितिन भाई ना, कि हम बच्चों की ज़रूरतों को ना अपने हिसाब से देखते हैं। यस। जैसे मान लो उसके पास 10 रबर है, एक रबर उसका गुम हो गया, जो येलो कलर की, अब वो रो रहा है कि मेरा येलो कलर वाला रबर ढूंढ दो। हम कहते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है ना तेरे पास, ना ले ले, ले ले। वो दूसरी यूज़ कर ली। यार तुम्हारी फेवरेट शर्ट गुम हो जाएगी, कितने परेशान होते हो?
तुमको अगर कोई बोले कि भाई किसी उस लड़की के लिए क्यों रो रहा है, भाई किसी से भी कर ले शादी, लड़की है ना, क्या फर्क पड़ता है, रबर इन्हें मिटाना ही है ना। तब तो बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं नहीं भाई अटैचमेंट है। तो वो बच्चा है, उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी उतनी ही है, उसके लिए रबर वो लड़की जैसी है यार। उसके लिए वो गेंद, उसका फेवरेट गेंद है, अगर कोई बॉल है तो उसका लगाव वो इतना ही जितना हमको किसी लड़की से होता है, जितना हमको रिलेशनशिप में होता है। हम उसकी जगह जाके नहीं समझते कि वो कितना परेशान है। अगर आप गौर से एक छोटे बच्चे के चेहरे पे परेशानी देखोगे ना, तो आप समझ पाओ कि अरे यार ये तो उतना ही स्ट्रेस हो रहा है जितना मैं स्ट्रेस होता था जब मेरा ब्रेकअप हुआ था। ये ढूंढ रहा है पागलों की तरह, कहाँ गया रबर, कहाँ, ढूंढ दो यार, थोड़ा टाइम दे, मदद कर दो उसकी, वो दिला दो, खुश हो जाएगा बंदा। तो ये हम बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए बच्चों की जगह पे जाके उनकी जगह पे खुद को रख के समझना पड़ता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ तो जैसे अभी तक हम लोगों ने बात करी पेरेंटिंग, मतलब है। कि दो लोग साथ में हैं, राइट? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब सिंगल पेरेंट होते हैं, या तो मदर हो या फादर हो, या हो सकता है कि या तो उनका डिवोर्स हो गया हो, उसकी वजह से वो अलग अलग रह रहे हो। तो जब डिवोर्स हुआ है तो उनके बच्चों के माइंड पे क्या असर होता है, और उस समय आपके ये जो डिसीजन है आफ्टर चिल्ड्रन डिवोर्स का, तो वो किस हिसाब से वो चीज़ें करनी चाहिए, और पेरेंटिंग वहाँ पे कैसे देखोगे आप? ये तो देख एक मुश्किल सिनेरियो है, मतलब सिंगल पेरेंटिंग जो है टफ है। और वो भी आफ्टर डाइवोर्स। हाँ, डिवोर्स हो या डिवोर्स ज़्यादा टफ होता है यार, जो कोई एक्सपायर हो जाता है। तो एक्सपायर हो गया, बट ये है कि वहाँ पे वो चीज़ इंसान नहीं है, तो वहाँ पे दूसरा इंसान है ही नहीं, तो कहीं कैसे जाएगा वो? जो भी इंसान बचा है उसी के पास आएगा, बट यहाँ पे उसके पास चॉइस है। और यहाँ पे हमें नहीं पता कि यार कौन सही है, किससे लगाव ज़्यादा है बच्चे का। बच्चे को शायद पिताजी के पास हाँ, जाना है, बट माँ कह रही नहीं, मेरे को चाहिए। माँ बट हो सकता है कि माँ की कंडीशन वैसी नहीं हो कि जिस हिसाब से उसका लालन पोषण हो सके, जो उसको चाहिए वो दे पाए। वो भी एक फैक्टर है। देख ऐसे केसेस में तो बहुत मुश्किल है कोई भी एक स्टैंडर्ड चीज़ बताना या सोचना कि यार इस तरीके से आप चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं जैसे कि हम ये कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन में जो ना कोई डाइट प्लान होता है, न्यूट्रिशनिस्ट आपको हम्म। डाइट प्लान देता है कि आपको ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। एक आइडियल सिचुएशन, अब मैं अगर वो खाना ही अफोर्ड नहीं कर सकता, कभी हम्म। तो सिचुएशन होती है यार कि मैं गरीब हूँ, हम्म। इसलिए मुझे बीमारियां हो रही है, मैं हर किस्म का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आ गई कि अगर सिंगल पेरेंट है, तो जैसे मैंने जॉइंट फैमिली की बात की, शायद वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उसके पास अगर फादर है तो मदर ही नहीं है, मदर है तो फादर ही नहीं है। ऐसे केसेस में मुश्किल है, मतलब रेयर होते हैं केसेस और बहुत मुश्किल है। ऐसे में यही होता है कि आपके पास जब कभी भी किसी भी चीज़ में लाइफ में अगर तू देख कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो हम उसकी ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। जैसे सपोज कर कि मुझे यहाँ से जाना है स्टेशन, ठीक है। अब स्टेशन जाने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं ऑटो से जा सकता हूँ, मैं कैब से जा सकता हूँ, बस से जा बस सकता से हूँ। जा सकता हूँ, कुछ नहीं है तो मैं पैदल भी जा सकता हूँ। हम्म। डिपेंड करता है कि मेरी क्षमता कितनी है, करेक्ट। मेरे पास साधन कितने हैं। हम्म। अगर मेरे साधनों में जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ है वो मैं चुनूंगा। तो वैसे ही सिंगल पेरेंट है तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपको ऑफिस करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वही है। और ऐसे में ना दो तरीके के बच्चों पे असर होता है। पहला तो ये होता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं उसको लेके डिप्रेशन भी घर कर सकता है कि भाई अगर छोटे बच्चे हैं तो भाई सबके फादर हैं, मेरे क्यों नहीं है। वो एक फैक्टर आ सकता है कि भाई मेरी माँ ही अकेली क्यों है, मुझे बाप का प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा। और दूसरा ये एक इम्पैक्ट आता है कि वो समझ पाते हैं कि मेरी माँ अकेली है, तो मुझे भी थोड़ा कॉम्पनसेट करना चाहिए। तो ये जो समझ का फ़र्क है ना, ये अगेन यहाँ पे पेरेंटिंग की वजह से आता है। यहाँ वो माँ या फादर जो अकेला है ना, उसकी वजह से आता है। पहली बात तो ये कि आप अपने बच्चों से सच बोलो। जब वो थोड़ा समझने लायक है, अब 3-2 साल के बच्चे हैं तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। उनको तो बट आपको किसी तरीके से समझाना 8-10 पड़ेगा। साल के अगर हो गया है 8-10 भी नहीं, 5-6 साल के भी हो गए ना, हम्म, तो आजकल बच्चे बहुत जल्दी समझदार हो गए समझने हैं। लगते हैं। 5-6 साल में बच्चे समझते हैं। अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पापा कहाँ है, नहीं है, उनको सच बताओ। उनको जो अपनी सिचुएशन है उससे अवगत कराओ। उससे उनको क्या बोलते हैं, वाह। रिलेटिव टर्म में रखो कि उनको पता रहे कि सिचुएशन है कि ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें नहीं है। तो वैसे में ना बच्चे ईमानदार बनते हैं और वो बच्चा खुद धीरे-धीरे अपनी ज़िम्मेदारी लेने लगता है और समझने लगता है। वो आगे ज़्यादा ज़िद नहीं करेगा।
उसको पता है कि मेरी माँ को ऑफिस जाना ज़रूरी है, तो वो नहीं माँग रहे थे। तो ये एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है दोस्त, इसके बीच में ही रास्ते निकालने पड़ते हैं। इसका मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट वे यही है कि बच्चों के साथ ईमानदारी के साथ अपनी बातें शेयर करो और फिर जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलता है उतना दो। और वैसे ही पाल सकते हो फिर आप उनको। करेक्ट। एक चीज़ और आती है कि जब किसी का जो कोई पेरेंट है, उनका बच्चा नहीं हो रहा है, एनी कोई भी रीज़न्स होता है, हम उस रीज़न पे बात नहीं करेंगे, बट कभी-कभार ये होता है यार, अगर मेरी चॉइस है, मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है, दैट इज़ ओके कि मैं कैपेबल हूँ, सारी चीज़ें मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। बट अगर मुझे फैमिली प्रेशर कर रही है और मैं आई एम नॉट एबल टू, उस समय मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेंटली या फिर जो भी फाइनेंशियली, तो क्या चीज़, ये डिसीज़न किस तरीके से लेना चाहिए एज़ अ पेरेंट कि यार मैं बच्चों को अडॉप्ट करूँ या ना करूँ अभी? मेरा यार इस मामले में मानना पहले तो बहुत अजीब है। हुँ, अगेन मैं कहता हूँ कि आधे लोगों को तो माँ-बाप बनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आधे लोग ना, आधे से ज़्यादा लोग बच्चे इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, हाँ, क्योंकि वंश चलाना है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अभी प्रमोशन हो गया, आज बच्चा पैदा। ये पहले तो ये सारी रीज़न्स गलत हैं आपके। ऐसे ही लोग सही माँ-बाप नहीं बन पाते। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, हम शादी कब करते हैं? जनरल केसेस में मतलब एक तो ठीक है टाइम पे कर लिया, बट आजकल क्या चल रहा है कि नहीं मैं रेडी होऊँगा तब करूँगा। हाँ, मैं यहाँ से मैं रेडी हो जाऊँगा तब मैं शादी और करूँगा, बच्चों मेंटली के साथ प्रिपेयर। क्या करते हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल सिचुएशन देखते कंडीशन हैं के कि हिसाब से देखते हैं, ऐसे यस। थोड़ी होता है। और बच्चों के साथ रेडी होने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे को बच्चा चाहिए, अब पैदा कर लेता हूँ, ये मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। नहीं भाई, आपको रात भर जागना पड़ेगा उसके साथ। हुँ, जब बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल अभी 2 महीने के, 1 महीने के, उसके 1 साल तक का पीरियड जो रहता है, माँ-बाप की नींद खत्म हो जाती है। आप रात भर जागे हो, फिर सुबह उठ के ऑफ़िस जा रहे हो, उसकी पॉटी चेंज कर रहे हो, डायपर, उस लोगों के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है, औरतें हैं, मर्द हैं कि अरे यार पॉटी कर दी इसने। अरे! अगर आप उसके लिए तैयार नहीं थे, उसके पॉटी, तुमको क्या लगा था कि बच्चा पैदा होते ही वॉशरूम में जाके करेगा? है ये करेगा ही नहीं। पता है ना भाई ये चीज़ कि करेगा, आपको ही साफ़ करना है और उसे खींच के साफ़ करना है, तो वो एक, मैं हमेशा कहता हूँ यूनिवर्स में हम वाइब्स देते हैं, वो वाइब्स आ रही है कि भैया ये तो खींच के कर रहा है, ऐसा नहीं है। ज़िम्मेदारी लेने के लायक हो, तभी लो, नहीं तो मत लो। उस बच्चे की कोई गलती नहीं, उसको आप पैदा कर रहे हो और उसको गलत तरीके से बड़ा कर रहे हो या पाल रहे हो। तो सबसे पहले अपने अंदर टटोलो। कई औरतें, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नितिन भाई, कि दूध नहीं पिलाती बच्चों को। यस। कहती है मेरा फिगर खराब हो जाए। हुँ, 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 हुँ। भाई मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मैंने रैबिट पाला था, बहुत साल पहले, और 2-4 साल पहले। तो रैबिट, 2 रैबिट थे, मेल फीमेल, तो उन्होंने बच्चा दिया। तो उस टाइम पे मैंने कहीं सुन लिया, पढ़ लिया, पता नहीं कहाँ से, कि रैबिट्स अपने बच्चों को मार देती हैं। तो मैं बड़ा कंसर्न हो गया। तो जैसे ही पैदा हुआ, वो माँ गई उधर से, मैंने उसके बच्चे को हटा के दूसरे बॉक्स में डाल दी। फिर मैंने नेट पे पढ़ा इसको दूध कैसे पिलाएँ। तो मैं उसको सिरिंज से लेके दूध पिलाता था। 1-2 दिन पिलाया मैंने और आँखें भी नहीं खुली, बच्चे को ऐसे उठा के पिला रहा हूँ। फिर मेरे को लगा कि यार ये तो कुछ तो गलत हो रहा है यार, ऐसे पिला रहा हूँ ये तो। फिर मैंने थोड़ा नेट पे पढ़ा, तो पता चला है कि रैबिट के जो दूध होता है उसकी माँ का, उसका 1 बूँद दूध भी गाय के 1 गिलास दूध के बराबर होता है। वो ओह! इतना पावरफुल और इतना अच्छा है। मैं कहा यार फिर तो इसको तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा बंदे को। इसको अगर मैं गाय का दूध पिला रहा हूँ, गाय का दूध पिला रहा हूँ, पैकेट वाला दूध, वो हुँ, सिरिंज हुँ, वगैरह, हुँ। ये तो फिर ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग दूध पिलाते हैं, खैर वो अलग बात है। बट वो सेम चीज़ होती है हर एक एनिमल के बच्चे के साथ, कि उसके लिए उसकी माँ का दूध सबसे इम्पोर्टेंट होता है इम्पोर्टेंट है। अर्ली ग्रोथ के लिए। उसका हुँ, दिमाग, उसकी बॉडी, उसका पूरा शेप, स्ट्रक्चर। तो माँ का दूध उतना ही ज़रूरी है ह्यूमन्स के लिए। गाय, भैंस को तो अल्टरनेटिव है कि भाई चलो जिनका दूध नहीं हो रहा है या कोई रीज़न ऐसा, तो करना चाहिए। बट आज की बहुत सारी औरतों के साथ ये दिक्कतें आ रही है कि भाई मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा या ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं यार। ये वही चीज़ें हैं कि आपको बच्चा सिर्फ़ शो ऑफ के लिए चाहिए। बच्चा भी शो ऑफ के लिए चाहिए कि मेरा बच्चा है। हुँ। वो माँ बनने के लिए तैयार नहीं है मेंटली। उसको ज़िम्मेदारी नहीं लेनी है। उसको सिर्फ़ उसके बेनिफिट लेने हैं। तो ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे जीव को पैदा करके उसके लिए मुसीबतें पैदा कर रहे हो। तभी माँ बनो, तभी बाप बनो
जब आप वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। तो जैसे कि आज हमने बात करी पेरेंटिंग के ऊपर, हमने ये चीज़ समझी कि सबसे पहले तो पेरेंट बनना तब है, तब आप मेंटली प्रिपेयर हो। बाकी चीज़ें आपके पास हो ना हो बात की बात है, पहले आप यहाँ से प्रिपेयर हो जाओ। हुँ, सेकेंडली कि बच्चों को ज़रूरी नहीं ताकत से इन्फ्लुएंस करो, आपके पास उससे ज़्यादा दिमाग भी है, उनके दिमाग से भी आप खेल सकते हो। और जब आप उनके साथ खेल रहे हो, मतलब हँसी मज़ाक कर रहे हो, तो अपने मज़े के लिए नहीं करना है। उनको जब ज़रूरत है, उनके साथ खेलने के लिए, उनकी नीड के लिए हमें उनके साथ खेलना चाहिए। हुँ, करेक्ट? सो बहुत-बहुत शुक्रिया अमित भाई। सो आज हमने काफ़ी चीज़ें समझी और सीखी पेरेंटिंग के बारे में। सबसे पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट बनना कब है? तो पेरेंट बनने के लिए पहले आप मेंटली प्रिपेयर होना कंपल्सरी है। उसके बाद सारी चीज़ें आती है फाइनेंशियली और आप कितने कैपेबल हैं, नहीं हैं, फैमिली कैसी है। सेकंड चीज़ ये कि जब आप दोनों जॉब कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ अगर जो जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पेरेंट्स या फिर आपके ब्रदर सिस्टर जो आपसे बड़े हैं, जो वक़्त दे सकें, या फिर अगर नहीं है वो चीज़ें, तो आप दोनों जॉब ऐसी करें कि कोई ना कोई एक इंसान हमेशा बच्चे के साथ हो। एंड सेकंड चीज़ जो हमने सीखी कि जब कोई बच्चा छोटा है, तो उसके साथ ताकत के साथ नहीं खेलना है, ताकत के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करना है। हमारे पास दिमाग भी है, उसको अपने दिमाग को बच्चे के दिमाग के साथ लाके उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको समझाना है चीज़ें, उनको मारना नहीं है। एंड ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हम समझें उनको कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, उनको ये नहीं बताना है कि यार वो कितना अच्छा कर रहा है, उसको ये बताना है कि तुम भी उसके साथ कर सकते हो, उसके जैसा कर सकते हो, उससे अच्छा भी कर सकते हो। और हेल्दी कंपटीशन उनके बीच में लेके आना है। बाकी ये है कि पेरेंट अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी जॉब है। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही टॉपिक्स हम आपके साथ सामने लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपके माइंड में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम लोग रिसर्च करें, हम लोग डिस्कस करें आपके सामने, वो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम आप तक पहुंचाएं, तो कमेंट कर सकते हैं आपके टॉपिक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड कमेंट करें ये टॉपिक कैसा लगा आपको। एंड मिलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जल्द ही। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृत भाई, बहुत थैंक यू अच्छा नदीम लगा भाई, आपसे मिलके। बहुत बढ़िया लगा मुझे भी यहाँ आके। थैंक यू।